दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय राजा के बारे में बताऊंगा जिसने अपने जीवन में 120 लड़ाइयां लड़ी मगर एक भी लड़ाई नहीं हारी और जो अकेला ही मुगल साम्राज्य से भिड़ गया था, जो कि उसके साम्राज्य से 15 गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन फिर भी इतिहास में उनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, इसीलिए लोगों को उनके बारे में बहुत ही कम पता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, जिसके कारण मुगल सुल्तान औरंगजेब ने अपने सर से ताज उतार लिया था और यह कसम खाई थी कि जब तक संभाजी को पकड़ नहीं लूंगा तब तक अपने सर पर ताज नहीं पहनूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे संभाजी के सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब ने उन्हें देखकर कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी बेटा तुम्हारे जैसा निडर और साहसी होता तो आज पूरा हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में होता। इसके साथ ही संभाजी ने पुर्तगालियों और सिद्धियों को भी उखाड़ फेंका था। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे संभाजी महाराज से छावा बने। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं संभाजी के शुरुआती जीवन से, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ सके। 14 मई 1657 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के घर में पहली संतान बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो संभाजी रखते हैं। मगर जब संभाजी 2 साल के थे तो उनकी माता सईबाई भोसले की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया और उनको बड़ा किया। संभाजी को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि एक महान योद्धा जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीतता है। संभाजी महाराज का दिमाग इतना तेज था कि जब वो केवल 13 साल के थे लगभग 13 भाषाएं सीख ली थी, जिसमें संस्कृत, पुर्तगाली, ब्रिटिश इंग्लिश, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन भाषा और कई रीजनल भाषाएं शामिल थी। इसी के साथ ही उन्होंने 13 साल की उम्र में कई शास्त्र भी लिख डाले थे, जैसे कि बुद्ध भूषण, नाई का भेद, 7 शतक और नक्शिका। संभाजी महाराज की बुद्धि तो तेज ही थी, साथ ही वो शारीरिक रूप से भी बहुत ही शक्तिशाली थे। यही कारण था कि वो हॉर्स राइडिंग, शस्त्र, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग के काफी शौकीन थे। संभाजी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे, जबकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में निपुण होता है वो शस्त्र से दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति शस्त्र उठाने में निपुण होता है तो वो फिर शास्त्र से दूर हो जाता है। लेकिन संभाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। संभाजी जब 16 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा, जिसे रामनगर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। संभाजी ने बड़ी ही आसानी से यह युद्ध जीत लिया था, जिसके बाद मराठाओं ने संभाजी को छावा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। मराठाओं के सबसे बड़े और शक्तिशाली शत्रु मुगल थे, जो मराठाओं को कुचलना चाहते थे। इसी कारण इस समय संभाजी के पिता शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे। कुछ समय बाद जब शिवाजी महाराज अपने किले लौटते हैं तो देखते हैं कि मुगल सुल्तान औरंगजेब की तरफ से उनको एक संदेश पत्र आया हुआ था, जिसमें लिखा था कि मुगल सुल्तान औरंगजेब शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं और उनसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद शिवाजी महाराज अपने बेटे को लेकर आगरा के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करके शिवाजी और उनके बेटे संभाजी औरंगजेब के दरबार पहुंच जाते हैं, जहां औरंगजेब शिवाजी और उनके बेटे को दरबार के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठने का आदेश देते हैं, जो कि एक तरह का अपमान माना जाता है। शिवाजी इस अपमान का विरोध करते हैं और भरी सभा में औरंगजेब के इस रवैये की निंदा करते हैं, जिसके बाद औरंगजेब शिवाजी और उनके बेटे को कैद खाने में बंद करवा देते हैं और उन्हें कत्ले आम करने का हुक्म दे देते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज इस समय बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, और न ही उनके 16 वर्षीय बेटे संभाजी की बुद्धि बहुत तेज थी। उसने कैद खाने से भागने की तरकीब बनाई और अपने पिता शिवाजी महाराज को कैद खाने से निकालने में सफल रहा, मगर वो खुद इस कैद खाने से नहीं निकल पाता है। लेकिन संभाजी इतने साहसी थे, उन्होंने एक पल भी भय को अपने ऊपर काबू न पाने दिया और कुछ दिनों बाद खुद भी चतुराई के साथ फलों की टोकरी में बैठकर औरंगजेब के किले से फरार हो जाता है और वापस अपने किले पहुंच जाता है, जहां उनके पिता औरंगजेब से युद्ध की तैयारियों में लगे थे। इस घटना के बाद संभाजी महाराज के दिल में औरंगजेब के प्रति असीमित नफरत उत्पन्न हो जाती है। वहीं जब औरंगजेब को शिवाजी और संभाजी के कैद खाने से भाग निकलने की खबर मिलती है तो औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और अपना अपमान महसूस करता है और मराठाओं से इस अपमान का बदला लेने की नीतियां बनाने लगता है। वहीं संभाजी और उनके पिता शिवाजी महाराज भी इस घटना के बाद मुगलों को पराजित करने की तैयारी में जुट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब संभाजी महाराज लगभग 23 वर्ष के हो चुके थे। यही वो समय था जब संभाजी ने उज्जैन के कवि कलश को अपना सलाहकार बना लिया था, ताकि मुगलों के खिलाफ सफल रणनीति बनाई जा सके। संभाजी जहाँ भी जाते वहीं कवि कलश को अपने साथ ले जाते थे। कवि कलश की कविताओं ने संभाजी की विचारधारा को एक नया रूप दिया। अब संभाजी महाराज ने अपने पिता की
गद्दी को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता शिवाजी महाराज अधिकतर समय में मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त रहते थे। इसी बीच संभाजी महाराज की शादी दुर्गाबाई से कर दी जाती है, मगर अब कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जब शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ाई लड़कर वापस लौटे तो एक रहस्यमयी बुखार के कारण 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। मुगलों को लगा कि अब मराठा कमजोर हो चुके हैं, अब उन्हें हराना आसान होगा, लेकिन शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज इतने साहसी थे कि वो अपने पिता की मृत्यु का दुख मनाने की बजाय तुरंत ही मुगलों से लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मुगल इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन संभाजी महाराज ने सोचा कि हम मुगलों से पहले वार करेंगे, और उन्होंने रणनीतियां बनाई कि अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब के सबसे बड़े किले को पहली ही बार में ध्वस्त करके लूटना होगा, जिससे कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और औरंगजेब आर्थिक रूप से कमजोर होने लगेगा। जिसके बाद संभाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ औरंगजेब के किले पर हमला करते हैं और सफलता उनके हाथ लगती है। औरंगजेब को जैसे ही यह बात पता चलती है तो वो अचंभित रह जाते हैं कि आखिर कैसे एक 23 वर्षीय लड़का इतनी जुर्रत कर सकता है। जिसके बाद औरंगजेब गुस्से से लाल हो जाता है और अपने सबसे काबिल और शक्तिशाली सेनापति हुसैन अली खान को आदेश देता है कि जाओ और उस मराठा को खत्म करके उसका सर मेरे कदमों में लाओ, जितनी चाहे उतनी सेना अपने साथ ले जाओ, मगर संभाजी को खत्म कर दो। जिसके बाद हुसैन अली खान औरंगजेब से कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं 2 दिन में संभाजी को खत्म करके आपके घुटनों में लापटकूंगा। जिसके बाद हुसैन अली खान 10,000 सैनिकों के साथ संभाजी को खत्म करने के लिए निकलता है, मगर संभाजी महाराज पहले से ही तैयार था। उसने सभी मराठाओं को एकजुट किया, जिससे कि मराठाओं की स्थिति काफी मजबूत हो गई। इसके बाद संभाजी महाराज और हुसैन अली खान के बीच युद्ध हुआ, जो लगभग 1 साल तक चलता रहा, लेकिन हुसैन अली खान संभाजी महाराज का कुछ नहीं उखाड़ पाता है और औरंगजेब हुसैन अली खान को वापस बुला लेता है। और फिर 1681 से लेकर 1682 तक औरंगजेब अपने अलग अलग सेनापतियों को कई बार संभाजी को पराजित करने के लिए भेजता है, लेकिन हर बार औरंगजेब की सेना संभाजी को हराने में असफल रही। संभाजी ने मुगल सेना को कमजोर करने के लिए गुरिल्ला युद्ध, हिट एंड रन की रणनीति अपनाई और घात हमले का इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब को बहुत क्षति पहुंची। जिसके बाद औरंगजेब ने एक नई नीति अपनाई। औरंगजेब ने संभाजी से अपना ध्यान कम कर दिया, ताकि संभाजी और मराठा समझे कि औरंगजेब उनसे हार मान चुका है। औरंगजेब बहुत शातिर दिमाग था, उसने सोचा कि पूरा उत्तर भारत तो वो जीत ही चुका है, अब केवल मराठा और दक्षिण भारत ही जीतना बाकी रह गया है। अगर दक्षिण जीत लिया तो पूरा भारत उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और पूरे भारत को जीतने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। इसी बीच संभाजी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मैसूर के राजा और सिद्धियों से युद्ध लड़ते हैं और उन्हें बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जिसका फायदा औरंगजेब उठाता है। औरंगजेब घायल सिद्धियों और मैसूर के राजा की आर्थिक मदद करता है और उन्हें मराठाओं के खिलाफ युद्ध में अपने साथ मिला लेता है। साथ ही औरंगजेब पुर्तगालियों से एक ट्रीटी साइन करते हैं, ताकि समुद्री रास्ते से भी उनको मदद मिल सके और दक्षिण को जीतने में और मराठाओं को हराने में इससे काफी मदद मिल सके। औरंगजेब ने सोचा कि इस नीति के तहत 23 वर्षीय संभाजी और मराठाओं को तीनों चारों दिशाओं से खदेड़कर खत्म कर देगा। इसके बाद औरंगजेब आगरा वापस लौट जाता है, लेकिन जैसे ही संभाजी को इस संधि के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं और पुर्तगालियों को वहां से उखाड़ फेंकते हैं। इसके बाद संभाजी अपने किले वापस लौटकर मुगलों से युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि संभाजी को पता था कि जैसे ही पुर्तगालियों के मरने की खबर औरंगजेब तक पहुंचेगी तो औरंगजेब आग बबूला होकर कुछ भी कदम उठा सकता है, जिसके लिए मराठाओं को हर हाल में तैयार रहना होगा। और हुआ कुछ ऐसा ही, क्योंकि जब औरंगजेब के पास पुर्तगालियों के मरने की खबर पहुंची तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। जिसके बाद औरंगजेब ने अपना ताज सर से उतार लिया और कसम खाई कि वो इस ताज को वापस तभी पहनेगा जब वो मराठाओं को अपना गुलाम बना लेगा। इसके बाद औरंगजेब 5 लाख की सेना के साथ दक्षिण में पड़ाव डाल लेता है, लेकिन संभाजी बड़े साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने केवल 50,000 लोगों की सेना की मदद से ही 5 लाख लोगों की सेना को 9 साल तक घुमाया। इन 9 सालों में छत्रपति संभाजी और औरंगजेब के बीच काफी युद्ध हुए, लेकिन मुगल मराठाओं को एक बार भी पराजित नहीं कर पाए। 9 साल तक संभाजी ने औरंगजेब को दक्षिण में उलझाए रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर के कुछ हिस्सों में जहां औरंगजेब का शासन था वहां स्वदेशी सल्तनतें वापस अस्तित्व में आने लगी, जैसे कि पंजाब, राजस्थान और बुंदेलखंड के राजा औरंगजेब से लड़ने के लिए मराठाओं के साथ मिल खड़े हो गए। जिसका परिणाम यह हुआ कि अब औरंगजेब का पूरा भारत को जीतने का सपना बिखरने लगा था। लेकिन औरंगजेब भी अपनी जीत का पक्का था। उसने अपने सपने को फिर से समेटना शुरू कर दिया और उत्तर में जिन राजाओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। औरंगजेब ने फिर से पुर्तगालियों को शक्तिशाली
बनाया, सिद्धियों को अपने साथ खड़ा किया, मैसूर के राजा को साथ मिलाया। इस बार औरंगजेब मराठाओं को खत्म करने की पूरी तैयारी में था। उसने फिर से मराठाओं को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। मगर संभाजी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अपने इलाके के सभी मोचियों और दर्जियों को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया कि पेड़ से रबड़ का कपड़ा बनाओ और लकड़ी की छालों को निकाल कर तीर बनाओ और रबड़ के कपड़े को तीर के सामने लपेट दो, एक तरफ बारूद लगाओ और एक तरफ तेल लगाओ, जिससे कि ऐसी तीर बनाई जा सके जो उनके शत्रुओं के सीने में जाकर विस्फोट हो जाए और चारों तरफ आग लग जाए, ताकि शत्रुओं को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सके, यानी एक तीर से दो निशाने। लेकिन औरंगजेब ने इसी बीच एक नई चाल चली। उसने मैसूर के राजा चिकादेवराय से कहा कि तुम जाओ और संभाजी को यह विश्वास दिलाओ कि तुमने मुगलों को धोखा दे दिया है और अब वो मराठाओं के साथ अपना गठबंधन बनाना चाहता है। चिकादेवराय इसके बाद संभाजी के पास जाता है और उसके सामने औरंगजेब द्वारा सिखाए गए शब्दों को बोलता है, जिसके बाद संभाजी चिकादेवराय पर तरस खाता है और उसे अपने साथ मिलाने को तैयार हो जाता है। मगर कुछ समय बाद ही चिकादेवराय का पर्दाफाश हो जाता है और संभाजी महाराज चिकादेवराय को अपने दरबार में ही कत्ल कर देते हैं। इसके साथ ही संभाजी ने सिद्धियों और पुर्तगालियों को फिर से उखाड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद औरंगजेब को समझ आ गया था कि यह लड़का इतनी आसानी से हाथ नहीं लगने वाला है और वो अब गहरी चिंता में पड़ जाता है। इसी बीच संभाजी को पता चलता है कि उनका खास साला गन्नौजी शिर्के भी मुगलों के संपर्क में है, जिसके बाद संभाजी गन्नौजी शिर्के को पूरी सभा के सामने खूब डांटता है और उनकी काफी बेइज्जती भी करता है, साथ ही उनका वेतन भी बंद कर देता है। जिसके बाद गन्नौजी शिर्के के अंदर संभाजी के प्रति बेहद नफरत पड़ जाती है और कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गन्नौजी शिर्के संभाजी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब से हाथ मिला लेता है। अब वो संभाजी की पल पल की खबर औरंगजेब तक पहुंचाने लगा। इसी बीच संभाजी और कवि कलश एक गुप्त मीटिंग में जाने की तैयारियां करते हैं, जिसकी खबर गन्नौजी शिर्के औरंगजेब तक पहुंचा देता है। वो औरंगजेब को संभाजी के खुफिया मार्ग के बारे में बता देता है, जिसके बाद औरंगजेब अपने सेनापति को हुक्म देता है कि जाओ और संभाजी को पकड़कर मेरे कदमों में लापटको। इसके बाद औरंगजेब का सेनापति 2000 सैनिकों के साथ संभाजी और कवि कलश को उनके खुफिया मार्ग से पकड़ लेता है। संभाजी और कवि कलश ने लड़ने की पूरी कोशिश की, मगर 2000 के सामने दो व्यक्ति क्या ही कर पाते। इसके बाद सेनापति उन्हें पकड़कर औरंगजेब के सामने ला खड़ा करता है। औरंगजेब सिपाहियों को आदेश देता है कि इन दोनों को ऊंट पर उल्टा लटका दो और पूरे शहर में चक्कर लगवाओ, इन्हें मारो पीटो और इन पर मूत्र त्यागो और इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। कैद खाने में बंद करने के बाद औरंगजेब संभाजी महाराज के पास जाता है और 3 सवाल करता है कि मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अपना सहायक राजकुमार बना दूंगा, जितना सोना चुराया है उसे मुझे वापस कर दो, और तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो। अगर तुम यह 3 काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें अपने साथ मिलाकर फिर से ताकतवर बना दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं था और वो औरंगजेब की एक भी शर्त नहीं मानता है, जिसके बाद औरंगजेब वहां से चला जाता है। अब संभाजी महाराज और कवि कलश अन्न का त्याग कर देते हैं और अपने शरीर को शून्य व्यवस्था में कर देते हैं। इसके बाद औरंगजेब के सेनापति ने उनके नाखून उखाड़े, आंखों में मिर्ची डाली, जलती सलाखें लेकर उनकी दोनों आंखों में डाल दी, जिससे कि उनकी आंखें फूट गई। लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद भी संभाजी औरंगजेब की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद औरंगजेब के सिपाहियों ने उनकी उंगलियां काटनी शुरू की, पांव काट दिए, हाथ काट दिए और धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उतारने लगे। जिसके बाद फिर से औरंगजेब आखिरी बार संभाजी से यही 3 सवाल करता है, लेकिन संभाजी अपने फैसले पर अटल रहे। यह दर्दनाक सिलसिला लगभग 40 दिन तक चला, लेकिन फिर भी संभाजी अपने इरादे पर बेखौफ खड़े रहे और आखिर में औरंगजेब संभाजी से कहता है कि मैं तुम्हारे साहस और हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे भारत को अब तक अपनी मुट्ठी में कर चुका होता। इसके बाद औरंगजेब सिपाहियों को आदेश देता है कि संभाजी और कवि कलश के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दो। जिसके बाद 32 वर्ष की उम्र में यानी 11 मार्च 1689 में हिंदू नव वर्ष के दिन संभाजी और कवि कलश के शरीर के टुकड़े कर हत्या कर दी गई और उनके टुकड़ों को तुलापुर नदी में फेंक दिया गया। नदी के किनारे रह रहे लोगों ने उनके टुकड़ों को इकट्ठा करके सिला के जोड़ दिया और विधि पूर्वक उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, संभाजी महाराज एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में 120 युद्ध लड़ी और एक भी नहीं हारी। मगर जब अपने ही लोग गद्दारी पर उतर आते हैं तो फिर चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, उसे भी हार का सामना करना पड़ता है। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने अपना एक नया राजा चुना, जो कोई और नहीं बल्कि संभाजी महाराज का छोटा भाई राजा राम था। मराठाओं और मुगलों के बीच जंगों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, लेकिन अब मुगल मराठाओं पर
हावी होने लगे थे। दोस्तों, आपको छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी महान मराठा के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।